हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार से संबंधित करेंट अफेयर टॉपिक को डिस्कस करूंगा। एकेडमिक्स फॉर सीएससी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनवरी 2021 से लेकर अभी तक, यानी कि जब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी नवंबर 2021 तक की करेंट अफेयर को, जो कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड हो, बिहार स्टेट से रिलेटेड हो, उस करेंट अफेयर टॉपिक को आप लोगों के साथ कवर करा दिया जाए ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आइए मैं आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर जनवरी 2021 का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। पहला जो जनवरी 2021 का करंट अफेयर है उसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार ने 13वां स्थान को हासिल किया है। अब प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में टॉप रैंकर पर सर्वाधिक सबसे अच्छी रैंक किस राज्य ने प्राप्त की है, सबसे कम रैंक किस राज्य की है? तो देखिए, सबसे बड़े राज्यों की सूची में देखा जाए तो महाराष्ट्र 1 नंबर पर, यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में फर्स्ट रैंक आया है महाराष्ट्र का। सबसे लास्ट रैंक की अगर बात किया जाए तो वह यूपी है, सबसे लास्ट रैंक। अगर छोटे राज्यों की चर्चा किया जाए तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है गोवा और अरुणाचल प्रदेश सबसे निम्न स्थान पर है। बिहार इसमें 13वां स्थान प्राप्त किया है। तो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, महाराष्ट्र पहला स्थान पर है, महाराष्ट्र, यूपी सबसे लास्ट रैंक पर है, बिहार का इसमें स्थान है 13वां। अगर छोटे राज्यों को देखा जाए तो गोवा फर्स्ट रैंक पर है, अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट रैंक पर है। ठीक है, अब आते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसमें सहयोगी इकाई के रूप में सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, डच विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार, इन सभी संगठनों के पहल से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें बिहार का स्थान है 13वां। यह आपको याद रखना है। अगला है, मुख्तार आलम को मैथिली सेवी पुरस्कार से नवाजा गया है। यानी प्रश्न आएगा, मैथिली सेवी पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है, मुख्तार आलम को मैथिली सेवी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो मुख्तार आलम हैं वे सामाजिक संगठन मैथिली शब्द लोक के संस्थापक और डायरेक्टर हैं, यानी कि निदेशक हैं। मैथिली भाषा एवं साहित्यिक उत्थान और जनजागृति के लिए किए गए महत्वपूर्ण काम को देखते हुए मैथिली भाषा अभियानी व पेशे से शिक्षक मुख्तार आलम को मैथिली सेवा सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके पहले अभी तो वे मैथिली शब्द लोक के संस्थापक और डायरेक्टर हैं, लेकिन इससे पहले मुख्तार आलम अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली, युवा विचार मंच जैसे संगठनों के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो मैथिली सेवा पुरस्कार मैथिली सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्तार आलम को प्रदान किया गया है, जो वर्तमान समय में मैथिली शब्दलोक के संस्थापक और डायरेक्टर यानी कि निदेशक हैं। अगला टॉपिक है, साइकिल गर्ल ज्योति नशा मुक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। देखिए, आपने लॉकडाउन के दौरान सुना होगा कि ज्योति ने अपने पिता के साथ हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर दरभंगा की यात्रा 1200 किलोमीटर की यात्रा 7 दिनों में इन्होंने साइकिल से की थी। इसके बाद इनकी बहादुरी के देखते हुए, ज्योति की बहादुरी के देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर इसे बनाया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में बिहार में नशा मुक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नशा मुक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, जिसे साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है, ज्योति कुमार को बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा बनाया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए, लोक सेवा के लिए 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो भारत में प्रदान किया जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण
और पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मरणोपरांत यहाँ प्रदान किया गया है रामविलास पासवान को पद्म भूषण। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में रामविलास पासवान को लोक सेवा के लिए कौन से पद्म अवार्ड प्रदान किया गया है, तो आपको याद रखना है पद्म भूषण का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगर रामविलास पासवान की राजनीतिक कैरियर को देखा जाए तो 32 साल का इनका राजनीतिक कैरियर रहा है। 32 साल के अंतर्गत ये 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर के अंतर्गत अपने राजनीतिक जीवन में कुल 11 बार इन्होंने चुनाव लड़े और 11 बार में से 9 बार इन्होंने जीत हासिल की है। अपनी मृत्यु से पूर्व ये मोदी सरकार के अंतर्गत उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। ठीक है, बिहार के खगड़िया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का अधिकांश समय तक प्रतिनिधित्व किया है और यह अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड रामविलास पासवान जी को सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है रामविलास पासवान को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया, पद्म अवार्ड, तो पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है अररिया में 150 एकड़ में जैविक उद्यान बनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। रानीगंज और अररिया में पेड़ उद्यान में लगभग 150 एकड़ पर एक जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की जा चुकी है। तो प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में बिहार राज्य के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा किस जिले में जैविक उद्यान बनाने की घोषणा की गई है, तो अररिया जिले में जैविक उद्यान बनाने की घोषणा की गई है। कितने क्षेत्रफल में, तो आपको याद रखना है कि कुल 150 एकड़ में इन्हें जैविक उद्यान बनाने की घोषणा बिहार के अररिया जिले में बिहार सरकार के द्वारा की गई है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला है पटना विश्वविद्यालय से स्नातक डॉक्टर राजीव रंजन तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं। ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है यह टॉपिक क्योंकि ये पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं और तमिलनाडु के मुख्य सचिव ये बनाए गए हैं। मुख्य सचिव बनाए जाने के पहले वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में थे। डॉक्टर राजीव रंजन की अगर चर्चा किया जाए तो 1985 के IAS अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और बिहार के समस्तीपुर जिले से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में तमिलनाडु में मुख्य सचिव के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1985 के IAS अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया है, जो बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है 3D पेंटिंग के साथ बिहार स्मार्ट सिटी को मॉडर्न लुक दिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बिहार में जितने भी शहरें हैं वहां पर 3D पेंटिंग के जरिए उनकी जो 3D पेंटिंग के जरिए उसे एक नया लुक प्रदान किया जाए ताकि और उसे अधिक आकर्षक बनाया जा सके और इस 3D पेंटिंग की लॉन्चिंग पटना स्मार्ट सिटी से किया जाएगा। बिहार में अगर स्मार्ट सिटी की चर्चा किया जाए तो प्रारंभिक समय में 4 जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में बिहार में शामिल किया गया है, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ शामिल हैं। लेकिन 3D पेंटिंग की शुरुआत बिहार के पटना स्मार्ट सिटी से की जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी ने सभी सरकारी भवनों पर 3D पेंटिंग करने की योजना बनाई है ताकि यह आगंतुकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने और पटना की एक स्मार्ट छवि जनता के समक्ष और देश के समक्ष आ सके। तो बिहार के स्मार्ट सिटी बेसिकली पटना में 3D पेंटिंग लॉन्च किया गया है और बिहार के जितने भी पटना में सरकारी भवन हैं वहां पर 3D पेंटिंग कराने की योजना बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला पॉइंट है नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें बिहार की रैंकिंग कितनी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नीति आयोग के द्वारा दूसरा नवाचार सूचकांक जारी किया गया है। इसमें टॉप 5 स्टेट की अगर चर्चा किया जाए तो टॉप 5 स्टेट में पहला जो स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान तमिलनाडु को, चौथा स्थान तेलंगाना को और 5वां स्थान केरल को। ये टॉप 5 स्टेट हैं। नीति आयोग के द्वारा सेकंड इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें टॉप 5 स्टेट में इन सभी राज्यों का स्थान है। लेकिन अगर सबसे निचले पायदान पर देखा जाए तो बिहार सबसे निचले पायदान पर स्थित है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है और फिर झारखंड है। यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार की जो रैंकिंग है वह नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इनोवेशन इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर स्थित है। वहीं टॉप स्टेट के रूप में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला
स्थित हैं। इस सूचकांक का जो उद्देश्य है वह नवाचार के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना और इन्हें इस दिशा में मजबूत करने के लिए प्रेरित करना है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में बिहार सबसे निचले पायदान पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार से पद्म पुरस्कार। अभी हमने बताया 26 जनवरी को अक्सर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म अवार्ड प्रदान किया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि हमने अभी ऊपर बताया रामविलास पासवान जी के बारे में हमने चर्चा किया है, हमने 3 लोक सेवा के क्षेत्र में दिए जाने वाले 3 पद्म अवार्ड की चर्चा की है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब प्रश्न है कि आखिर बिहार से किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए, डॉक्टर रामचंद्र मांझी जो कला संस्कृति के क्षेत्र में कला संस्कृति में इनकी अमूल्य योगदान को देखते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, रामचंद्र मांझी, कला एवं संस्कृति और पद्मश्री अवार्ड। दुलारी देवी, इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुश्री मृदुला सिन्हा, ये मरणोपरांत इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है, इन्हें भी पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित। रामविलास पासवान मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण के लिए इनका नामित किया गया है। तो बिहार से कुल अगर देखा जाए तो 5 लोगों को पद्म पुरस्कार वर्ष 2021 में प्रदान किया गया है। इन 5 लोगों में देखा जाए तो जो 4 लोग हैं उन्हें पद्मश्री, 4 लोगों को पद्मश्री और 1 लोग जो रामविलास पासवान शामिल हैं वो भी इन्हें मरणोपरांत दिया गया है और 1 लोगों को कुल पद्म भूषण दिया गया, यानी कि 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वहीं 1 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपको 5 का नाम याद रखना होगा, किन्हें किन्हें अवार्ड दिया जा चुका है, कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है और कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया है। इन सभी फैक्चुअल चीज़ों को भी आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन के दौरान ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने बिहार आज की इस टॉपिक में बिहार स्पेशल से संबंधित जनवरी मंथ की करंट अफेयर को डिस्कस किया है। हमारी कोशिश है कि सिर्फ बिहार स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर को मंथली वाइज कवर करा दिया जाए ताकि एग्जामिनेशन के समय आपको सहूलियत हो, क्योंकि जो इंडियन और इंटरनेशनल लेवल की जो करंट अफेयर है वो तो आप मैगजीन से कवर कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार स्पेशल की जो करंट अफेयर होती है उसके लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि जनवरी से लेकर नवंबर 2021 तक की बिहार स्टेट से रिलेटेड, बिहार स्पेशल स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर को आप लोगों के समक्ष साझा किया जाए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।